जय हिंद, मैं सुनील यादव। एमपीपीसी आयोग के द्वारा नई आंसर की आ चुकी है, यानी दूसरी जो आंसर की है वह आ गई है। आज दिनांक यदि हम देखें 18 अगस्त की डेट, आपको 19 अगस्त की डेट आपको मिल जाने वाली है। समझने वाली बात है कि कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ प्रश्नों को लेकर संशोधन किया गया है और उसके कारण कहीं ना कहीं कट ऑफ पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। क्या प्रभाव पड़ेगा, वह किन क्वेश्चंस को चेंज किया है, कुछ पर बात करेंगे, सभी पर बात नहीं कर पाएंगे। जिन पर बात नहीं करेंगे इसका मतलब यही मानिएगा कि जो पहले आंसर दिए गए थे या जो पिछले वीडियो में हमने बताए हुए थे वही आंसर लगभग उन्होंने माने हुए हैं, उसमें चेंज नहीं किया है। शायद हो सकता है कोई एक आध मुझसे चूक जाए। पॉइंट नंबर 2, इस बात पर भी चर्चा करने वाले हैं कि अब नई रणनीति क्या होनी चाहिए प्री प्लस मेंस दोनों को लेकर, क्योंकि 2 एग्ज़ाम है वो आपके, प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी है। तीसरा पॉइंट होने वाला है कि साहब कट ऑफ कितना जाएगा और किस तरह से अपन को उसको देखना चाहिए, क्या करना चाहिए, मेंस तैयार करना चाहिए, प्री करना चाहिए, दोनों ही तैयार करना चाहिए। तो इन प्रश्नों को लेकर कुछ बातों को क्लियर यहाँ पर करने का हम प्रयास करेंगे। चलिए, तो बिना देर करे अपन इस चीज़ को शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ आंसर्स पर बात कर लेते हैं जो कि चेंज हुए हैं या उनमें परिवर्तन हुआ है। मैं सेट जो है ए के संदर्भ में आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 58 और क्वेश्चन नंबर 88, इन 4 प्रश्नों के उत्तर आयोग के द्वारा 2-2 उत्तर माने गए हैं। कौन कौन से हैं, एक नज़र आप उस चीज़ को देख सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में बात करें तो क्वेश्चन था आपका कि 7वीं अनुसूची किस सूची एवं प्रविष्टि में राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से यह संबंधित है, ऐसा करके क्वेश्चन था आपका। इसमें 2 उत्तर आयोग ने माने हैं। ऑप्शन ए भी मान लिया है, यानी सूची 1 की प्रविष्टि नंबर 72 माना है, प्लस सूची सी में ऑप्शन सी भी उन्होंने माना है, यानी सूची 2 का प्रविष्टि 37 भी माना उन्होंने। तो इस प्रकार से उन्होंने 2 उत्तर माने हुए हैं इसके। हमने ऑलरेडी आपको पिछले बार आंसर बताया हुआ था, एक दिया हुआ है, इसका सोर्स वगैरह भी आपको बताया था, यहाँ लक्ष्मीकांत वगैरह में आप देख सकते हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन उन्होंने ये चेंज किया, क्वेश्चन नंबर 37 दिया है, मैं सेट ए के संदर्भ में बता रहा हूँ, पुनः कह रहा हूँ। इसके पश्चात में क्वेश्चन नंबर 45 को देखें आप, टंटिया भील वाला क्वेश्चन। इसमें 2 उत्तर माने गए हैं, एक उत्तर माना है टांटिया भी माना है, और जबकि डी उत्तर जो है वो टंडरा भी माना है। टंडरा उत्तर बिल्कुल सही था, लेकिन टांटिया भी सही, क्योंकि फेमस नाम यही कहलाता है। तो ये 2 उत्तर माने हैं, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने चाहे ए लगाया हो उनको भी इसका नंबर मिलेगा, चाहे डी लगाया हो उन्हें भी इसका उत्तर मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 58 के संदर्भ में यदि आप बात करें, क्वेश्चन था आपका कि एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व कौन करता है, किसको शो किया जा सकता है। इसमें भी 2 उत्तर माने गए हैं। एक आप देखेंगे ग्राफ माना गया है, जबकि दूसरा ट्री वाला उत्तर माना गया है, यानी ए और बी 2 उत्तर माने हैं। दोनों में से जो भी आपने लगाया होगा तो आपको उसका नंबर मिलने वाला है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 88 पर बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 88 जो था वह यह था कि MSG दैट इज़ मोनोसोडियम ग्लूटामेट, इसका उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी और सी दोनों ही उन्होंने माने हैं। पिछली बार हमने आपको बताया था बी स्वाद बढ़ाने के लिए, बिल्कुल सही चीज़ है, ये मैक्सिमम जगह पर यूज़ होता है, लेकिन साथ ही साथ आयोग ने सी भी उत्तर माना है, यानी सुरक्षित रखने में भी। तो इस प्रकार से इन 4 प्रश्नों के उत्तर आप देखें तो 2-2 माने गए हैं। इसका भी प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल शॉर्ट में ये है कि साहब आपने इन 2 में से कोई भी एक उत्तर लगाया है तो आपको उसका नंबर मिलेगा, आपके नंबर नहीं कटने वाले हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस को लेकर और भी डाउट्स है कि कुछ क्वेश्चन के आंसर जो टफ वाले थे उनको चेंज किया कि नहीं किया, वो देख लेते हैं। सभी नहीं, कुछ पर ही बात करेंगे। चंबल नहर वाला क्वेश्चन जो था, यमुना बेसिन ही माना है। गत वीडियो में हमने आपको ये बात क्लियर की थी, यमुना बेसिन सही है, हालांकि वो गंगा का उपबेसिन कहलाता है, लेकिन ज़्यादा क्लोज आप देखेंगे तो यमुना बेसिन उन्होंने उत्तर माना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे सेट ए का, तदर्श न्यायाधीश वाली बात, अतिरिक्त न्यायाधीश वाली बात, कि न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में किन किन की जाती है। तो तदर्श की जाती है वाली बात सही है, जबकि अतिरिक्त न्यायाधीश सही नहीं है, तो यही उन्होंने उत्तर माना है, ऑप्शन ए। यही मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक टफ क्वेश्चन था कैग के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 16 था सेट ए में कि कैग का कर्तव्य होगा कि वह संचय निधि के जो भी निधियां, फंड्स वगैरह हैं उनके बारे में परीक्षा करें, ये बात सही थी। जबकि दूसरा कोटेशन था कि कार्यालय तथा विभागों में जो भी भंडार होते, स्टॉक वगैरह लेखा होते हैं, क्या उनकी जांच करने का भी अधिकार उसके पास में होता है। तो यस, आयोग ने माना कि दोनों ही उत्तर सही हैं, यानी दोनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन बी ही उन्होंने माना हुआ है ना। इस पर बात आपको बताई थी कि राष्ट्रपति की अनुमति से उनके पास में अधिकार होता है, अंततः उन्होंने वही उसको अंडरस्टूड माना है और सही माना है उसके। एक बहुत ही विवादित क्वेश्चन था, राजा वीर सिंह देव की राजधानी बांधवगढ़ और गहोरा को लेकर टिपिकल हुआ था। गहोरा ही उत्तर माना और गहोरा बिल्कुल सही उत्तर है। अच्छी बुक्स में देखेंगे तो हमको ये मिल पाएगा था, टेक्स्ट बुक में, नॉट गाइड। अगला क्वेश्चन यदि देखें, एक टफ क्वेश्चन था कि कथन और कारण में बताइए
पंजाब हरियाणा यूपी गेहूं उत्पादक राज्य हैं। यस, ये सही था। उसका रीज़न क्या दिया था कि यह अपवाहित और भूमि में है, शीतकाल में यहाँ पर टेम्परेचर इतना होता है। 75 सेंटीमीटर औसत बारिश वाली बात। आयोग ने दोनों ही उत्तर सही माने, ए ही माना है, पहले भी ए ही उन्होंने माना था। सात सागर नौ नारायण वाला चेंज नहीं किया है, दैट इज उज्जैन ही है उत्तर। जेनेटिक कोड वाला क्वेश्चन था जिसको लेकर काफ़ी आपत्तियां की थी विद्यार्थियों ने। इसका उत्तर पूर्वोत्तर है, उन्होंने डी ही माना है, यानी उपयुक्त जितने भी कोटेशन है वह सही है। यानी जेनेटिक कोड सार्वत्रिक होता है। 20 अमीनो अम्लों वाली बात दी हुई थी, कॉमा रहित वाली बात, तो ये करके अपन देखेंगे कोडान वाली बात। बताया था इसका उत्तर जेनेटिक कोड पितामह मार्शल नीरेनबर्ग करके बताया हुआ था पिछले वीडियो में, वही उत्तर उन्होंने माना हुआ है। एक बहुत ही विवादित क्वेश्चन था, प्रीवी पर्स के कब समाप्त किया गया। 26वां संविधान संशोधन 1971 के तहत इसको समाप्त किया गया। मध्य प्रदेश से इंटर रिलेटेड से ये क्वेश्चन पूछा, इसका उत्तर वही माना है। गार्डनर वाला चेंज नहीं किया है, नेटवर्क बता चुका हूँ कि कौन सा क्या करके है। वरीयताओं को जमाने के संदर्भ में क्वेश्चन नंबर 60, उपयोगकर्ताओं के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की विधि क्या कहलाती है। इसका उत्तर डी ही माना है, दैट सहयोगात्मक फिल्टरिंग करके ही उन्होंने माना हुआ है। ठीक। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक अवंती मौर्य साम्राज्य में, इसका उत्तर बुद्धघोष की सामंत पासित का, यानी ऑप्शन ए ही माना है। ये क्वेश्चन नंबर 66 से दिया है सेट ए में। चचनामा के अनुसार सिंध की राजधानी अरोड़ ही माना है, बिल्कुल सही उत्तर था ये। क्वेश्चन नंबर 70 है, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी साहब। बहुत विवादित क्वेश्चन था। हमने आपको ऑप्शन बी बताया था, केशव चंद्र सेन। इसके बारे में सोर्स भी बताया था, BL ग्रोवर बुक्स भी बताई थी आपको, आप उसमें देख सकते थे। साथ ही साथ आपको रामलखन शुक्ल जी की पुस्तक बताई थी, पेज नंबर भी कुछ बताया था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। लेकिन आयोग ने इसका उत्तर बी नहीं माना है, बल्कि उत्तर ए यानी कि देवेंद्रनाथ टैगोर माना हुआ है। तो आयोग ने अंततः इस पर ए के साथ में गए हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर पर। इसको लेकर हो सकता है कुछ विवाद हो, लेकिन अब कुछ भी नहीं होगा। आयोग के द्वारा जो उत्तर की जारी की गई, आंसर की जारी की है, वह अंतिम, अब उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होने वाला है। क्लियर। तो अब इसको ही लेकर चलिए, बात करेंगे इस पर भी अभी लास्ट में। नेक्स्ट में जाते हैं, भारत शासन अधिनियम के तहत अंतिम बार चुनाव कब हुए थे। 1945 में चुनाव हुए थे, यह उत्तर उन्होंने माना है। मुझे लगा था कि 34 समथिंग आंसर होना चाहिए, परंतु मेरा अनुमान गलत था। आयोग ने 45 माना है, ठीक है। एक क्वेश्चन था 72 नंबर का सेट ए में, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति। दूसरा जो वीडियो हमने बनाया था उसमें क्लियर किया गया था कि मनोनीत पूछा हुआ है। इसका आंसर आयोग ने चेंज किया है, फ्रैंक एंथोनी माना है, जबकि पिछली बार एस सी मुखर्जी माना था। फ्रैंक एंथोनी बिल्कुल सही है, मैंने आपको क्लियर किया था, मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, जबलपुर शहर से थे। ये सारी बातें पिछले वीडियो में बताई थी, काफ़ी डिटेल में था, देख लीजिएगा यदि समय हो आपके पास तो। क्वेश्चन नंबर 75 सेट ए, संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सही है। आयोग ने दोनों ही उत्तर सही माने हैं। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के अनुसार अनुच्छेद 368 संशोधित किया, हाँ जी किया है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016, उसमें भी संशोधित किया, हाँ एक लाइन छोटी सी उसमें ऐड की गई है। क्लियर है ये चीज़, तो यही उत्तर उन्होंने माना है कि दोनों ही सही हैं, सी उत्तर माना है। मध्य प्रदेश में वनों के जो हैं उसमें सागौन वनों का प्रतिशत कितना है, या सागौन के वृक्ष का कितना % है। 20% हमने बताया था, एविडेंस भी दिया था, 19.4 बताया था, बुक्स भी बताई थी, पेज नंबर तक दिखा दिया था, सारी चीज़ हमने पिछली वीडियो में बताई थी। यही माना है उन्होंने उत्तर। इंडियन स्टेट जो फॉरेस्ट रिपोर्ट कहलाती है उसका उत्तर नहीं माना है। मैंने पहले ही कहा था कि MP स्टेट गवर्नमेंट आयोग MP स्टेट गवर्नमेंट का ही डेटा मानेगा, तो यह चीज़ है। इससे क्या सीख मिलती है बात करेंगे वीडियो में, पिछली बार भी काफ़ी कुछ बता चुका हूँ मैं आपको। वार्षिक तापांतर वाला क्वेश्चन, उसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ था साहब जी। सबसे ज़्यादा वार्षिक तापांतर कहाँ रहता है, उत्तर में ही रहता है, यही उत्तर हमने आपको बताया था। औसत तापमान कहाँ से कहाँ बढ़ता है ग्रीष्म ऋतु में, दक्षिण से उत्तर की ओर, बिल्कुल सही उत्तर है, यही माना है, सी उन्होंने माना हुआ है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, आयोग के द्वारा इसका उत्तर ए माना गया है। हमने आपको सी बताया था, हमेशा उल्टा वाली बात कही हुई थी आपसे, है ना। अब कुछ नहीं हो सकता, आयोग ने जो मान लिया आपको उसको लेकर ही चलना पड़ेगा। मोनोसोडियम ग्लूटामेट हो चुका है साहब जी। माइक्रोवेव विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, अनुमान था ये कि हाँ शायद कुछ इसमें चेंज होगा, पर सी ही माना उन्होंने उत्तर। 1 GHz to 300 इसमें चेंज नहीं किया है। मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकास दर, क्वेश्चन नंबर 97 सेट ए, 34.14 ही उन्होंने उत्तर माना हुआ है। 30 के आसपास का आपको डेटा मिला हुआ था,
सर्वे जो आपका कहलाता है इकोनॉमिक सर्वे, उसके अकॉर्डिंग, पर उन्होंने उस चीज़ को उत्तर नहीं माना है, डी ही उत्तर माना हुआ है साहब। बाकी इजी क्वेश्चन है या कुछ क्वेश्चन मैंने जो नहीं उठाए हैं, मैक्सिमम जो भी क्वेश्चन, इसका अर्थ आप यह लगा सकते हैं कि जो पूर्व में उत्तर बताए हैं हमने वीडियो में, वही उत्तर उन्होंने माने हैं। नहीं देखा हो तो जाकर देख लो, उसमें ना केवल क्वेश्चंस के आपको आंसर मिलेंगे, एविडेंस मिलेंगे, सोर्सेज मिलेंगे, कैसे क्या तैयारी करनी चाहिए उसके बारे में आपको एक विधिवत गाइडेंस मिलेगा। तो ये था पेपर में जो अभी चेंज आया है, उस चीज़ को लेकर हमने बात की। अब इसके आगे भी बात कर लेते हैं। 4 प्रश्नों के 2 उत्तर माने हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका प्रभाव खासकर उन विद्यार्थियों पर कई मामलों में बुरा भी पड़ेगा और कुछ मामलों में अच्छा भी कह सकते हो कि हाँ साहब 2 उत्तर सही है, तुम्हारा भी सही, हमारा भी सही, लेकिन उत्तर एक ही सही हो वो ज़्यादा बेहतर होता है और अंततः उसके कारण नहीं तो समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इसमें होने वाला अंततः ये है कि जिन्होंने बिल्कुल सटीक लगाया था, ये जो सही डेटा था, यदि वो चीज़ नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं नुकसान होने वाला उन विद्यार्थियों का जिन्होंने काफ़ी मेहनत की हुई थी, और अंततः विद्यार्थियों का ही नुकसान होता साहब जी। बेहतर होता कि एक ही उत्तर माना जाता तो ये चीज़ होती, पर ठीक है, बोनस समझ ली इसको ए और बी दोनों के संदर्भ में, ठीक है। तो एक बात ये है, और कुछ मामलों में अब इससे क्या होता है कि कट ऑफ को लेकर चेंज आ जाता है, क्या कि इनका आपने जो उत्तर लगाया था वो तो आपका सही है, लेकिन आपके बगल में एक बंदे का और उत्तर सही मान लिया गया, तो वो आपके नंबर की बराबरी पर आ जाता है। पोस्टों की संख्या वैसे ही कम है, इसमें कट ऑफ काफ़ी क्लोज हो जाता है, तो एक प्रॉब्लम ये होती है। चलिए उस पर भी बात करते हैं। तो ये एक प्रभाव है। दूसरा, आयोग ने जो पेपर बनाया था बहुत शानदार बनाया था, काफ़ी टफ पेपर बनाया हुआ था साहब जी, बहुत अच्छा पेपर बनाया था। कुछ क्वेश्चंस को लेकर हो सकता है कि हाँ कि ए बी क्यों मान लिया था, 2 उत्तर क्यों मान लिए, पर ओवरऑल देखें गत वर्षों की अपेक्षा काबिल तारीफ पेपर था, क्योंकि पूर्व में आप देखेंगे 10-10 क्वेश्चन तक कैंसिल हुए हैं आयोग के द्वारा। 5 क्वेश्चनों के उत्तर डबल मान लिए गए, 5 क्वेश्चन चेंज कर दिए गए, कैंसिल कर दिए गए, बोनस जैसी प्रक्रिया वगैरह देखें सबका मान लिया। तो उसकी बजाय इस बार जो हुआ है वो काफ़ी अच्छा है। पेपर टफ था, निश्चित रूप से कट ऑफ कम जाएगा। कितना जाएगा इस पर बात कर लेते हैं। हमने जो गत वर्षों के अध्ययन को लेकर जो बात हमने आपसे कही थी, पोस्टों के एनालिसिस को लेकर हमने जो बात कही थी आपसे, मैंने आपसे 65 to 70 कहा था। अब जो ये देखने को मिल रहा है कि 4 प्रश्नों को लेकर 2 उत्तर सही हैं, कट ऑफ थोड़ी सा बढ़ जाएगा साहब। यहाँ पर ऐसा हो सकता है। जनरल मेल कैटेगरी 70 मानकर चलिए कि हाँ साहब आप इतने पर हैं तो सिक्योर्ड हैं। हालांकि देखिए, जनरल मेल को लेकर अगर कहा जाए, अगर आप 68 भी टच कर रहे हैं, बिल्कुल आप मान सकते हैं कि आ जाएगा आपको तैयारी रखनी ही चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। फीमेल के बारे में बात कर लें, एक क्वेश्चन कम कर लो, यानी 69 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा जनरल फीमेल के संदर्भ में देखें। एक आध क्वेश्चन कम और भी हो सकता है, 68 तक भी जा सकता है, इसको मना नहीं करेंगे, पर 69 मेरे ख्याल से सिक्योर्ड होना चाहिए। EWS सेम फीमेल के बराबर ही जाना चाहिए, 68-69 के आसपास में होगा, 1 आप प्लस माइनस कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं, यदि OBC की बात करें, मेरे ख्याल से 68 ही होगा OBC का भी, क्लियर। फीमेल एक क्वेश्चन कम कर लेना, 67 मान के चल सकते हो, इतना लगभग हो सकता है। SC कैटेगरी मेरा अनुमान ये होगा कि समथिंग 66 के आसपास में, मेल को लेकर मैं कह रहा हूँ कि उनका इतने में आएगा। जबकि फ़ीमेल को लेकर यदि हम बात करें, मेरे ख्याल से 64 तक आ जाना चाहिए, 63-64 तक उनका आ जाना चाहिए। ST के संदर्भ में हम बात करें, 64 ST कैटेगरी का आप मान के चलिए कि हाँ मेल कैटेगरी में आप देखें इतना हो, 1-2 कम कर लेंगे, फीमेल कैटेगरी का बन जाएगा। अगेन दिव्यांग जो विद्यार्थी रहे हैं या भूतपूर्व सैनिक रहे हैं, उनका थोड़ी सा कम जाता है। मेरे ख्याल से दिव्यांग जो विद्यार्थी हैं उनके संदर्भ में 55 के आसपास आना चाहिए, लगभग मुझे ऐसा लगता है, इतना हो सकता है। और उसके थोड़ी सा नीचे की ओर 1-2 क्वेश्चन मान के चलिए, मेरे ख्याल से एक्स सर्विसमैन के संदर्भ में होना चाहिए। तो एक ओवरऑल मेरा ये व्यू है कट ऑफ को लेकर, लगभग ये बनना चाहिए, लगभग इसके पास में आए। अंतिम नहीं है कोई भी चीज़, यदि अपन देखें कि मैं कहूँ कि नहीं ये तो बिल्कुल ही अंतिम है और इसको ही आप मान कर चलें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि कुछ मामलों में चेंज भी हमको देखने को मिल जाए, है ना। अंतिम बात यही कहूँगा इस संदर्भ में आपसे कि यदि आप 65, 66, 67 के आसपास में आप यदि इसको क्रॉस चेक कर रहे हैं या इसको क्रॉस कर रहे हैं कहीं पर भी, आपको तैयारी जारी रखनी चाहिए, आशा रखनी चाहिए। मैं अभी भी यही कहूँगा। कई बार क्या होता है कि पोस्टें तो कम है, इस बार कट ऑफ ज़्यादा लग रहा है। अभी जो एक नया हालिया निर्णय आया उसके संदर्भ में कुछ बातें मैं कहना चाहूँगा आपसे।
फॉर एग्ज़ाम्पल कि विभागों में जो भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई थी उसको बदल दिया गया है, उसमें चेंज लाया गया है कि साहब कि जो भर्तियां नहीं हो रही थी अब वो भर्तियां होंगी, यानी वैकेंसियाँ 200-250 के आसपास में जो आपकी आ रही थी उनमें पोस्टें बढ़ेंगी। सीधी बात तो यह, मुद्दे की बात तो यह है कि पोस्टें बढ़ने की संभावना है वहाँ पर, और पोस्टें बढ़ेंगी तो निश्चित रूप से फाइनली जो कट ऑफ होगा वो नीचे जाएगा। अब अगले कुछ दिनों में या शायद हो सकता है 1 आध महीने के भीतर में ही जो भी चेंज आ जाए, क्योंकि हाल ही में निर्णय आया हुआ है कि साहब भर्तियाँ वगैरह करनी है, तो ये अपन देख सकते हैं शायद पोस्टें बढ़ जाएँ, कट ऑफ 1-2 क्वेश्चन और भी नीचे आ जाए। इसलिए कह रहा हूँ 65, 66, 67 वाले विद्यार्थी, जनरल के हों, मेल हों, फीमेल वाली बात हो, EWS वाली बात हो, जो भी इसको क्रॉस कर रहे हैं वो बिल्कुल अपने आप को आशान्वित रखें और तैयारी को जारी रखें। 1-2 क्वेश्चन आप बाकी कैटेगरी में भी घटा सकते हो, जो मैंने कट ऑफ बताया हुआ है। जैसे जैसे पोस्टें बढ़ेंगी उस हिसाब से जाएगा पेपर, क्योंकि नो डाउट काफ़ी टफ था और IAS का पैटर्न काफ़ी हद तक फॉलो किया गया था, तो इससे आपको एक अनुमान मिलता है कि साहब पिछले बार जितना हायर कट ऑफ गया उतना तो नहीं जाना चाहिए, ऐसा लगता है ना। देखिए कोई अंतिम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, एक लॉजिकल वे में या गत वर्षों के जो कट ऑफ रहे उसके बिहाफ में, अपने अनुभव के बिहाफ में इस बार का जो पेपर आया उसके स्टैंडर्ड को देखते हुए ही मैं बता सकता हूँ। एग्जैक्टली कह पाना संभव नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अंतिम नहीं है, बट ऐसा लगता है। तो ये चीज़ है। अब कट ऑफ मान के चलिए, आपको जो बताया है उसको 1± आप कर लीजिए और आशान्वित रहिए, तैयारी जारी रखिए। अब क्या करें साहब, जो भी ऐसे कैंडिडेट अभी भी मिड कट ऑफ के आसपास फंस रहे हैं, यानी लग रहा है कि आ भी सकता हो नहीं भी आ सकता, उनके लिए रणनीति क्या हो। जो भी 70+ हो रहे हैं जनरल मेल, 69, 70+ हो रहे हैं जो भी, तो बिल्कुल श्योर मान के चलो साहब कि उनको तो मेंस देना ही देना है और उनको मिलेगा साहब। पोस्टें बढ़ जाएंगी तो एक आध कम वाले को ही मिलेगा, जी जान लगा दो आप साहब। अब बिल्कुल समय नहीं है आपके पास में, अपने आप को झोंक डालिए उस चीज़ में और कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना। सिलेबस नया है, पैटर्न नया है, पिछले बार के अनुभवों का बहुत अधिक लाभ नहीं मिलने वाला है, तो उसमें गलती ना करें। नवंबर में ही मेंस की डेट आपको दी गई, 23 से 28 तारीख के बीच का दिया गया है। साथ ही साथ अगर आप कैलेंडर को देखोगे तो प्रीलिम्स भी नवंबर में ही है आपका। संभावना ये भी हो सकती है कि पहले हो प्रीलिम्स बाद में मेंस हो, लेकिन कुछ भी हो सकता है, एग्जैक्टली कह पाना मुश्किल है। ऐसा भी हो कि 2 दिन बाद में मेंस के आयोग ने प्रीलिम्स का पेपर लिया है, ऐसा पहले हो चुका है 2015-16 समथिंग के आसपास में, आप देखेंगे तो मिल जाएगा। या 1 आध सप्ताह का गैप भी रहा है, ऐसा देख सकते हैं आप। इसका मतलब ये है कि आपको 2 एग्ज़ाम देने हैं, तो आपको दोनों की तैयारी ही रखनी पड़ेगी, प्रीलिम्स की भी प्लस मेंस की भी रखनी पड़ेगी। अगली जो सीख है वो ये है कि साहब पेपर का स्टैंडर्ड जो अभी तक ट्रेडिशनल रहा है वैसा नहीं आया, आगे भी आने की संभावना कम ही है। हो सकता है कि पुराना पैटर्न रिपीट कर जाए, ईजी पेपर आ जाए। क्या होता है आपकी रणनीति, क्या हो तैयारी का स्तर। ट्रेडिशनल तो तैयार रखिए ही रखिए, जो आप पहले से पढ़ते आए हैं, गाइड्स वगैरह या जो भी आप पढ़ रहे हैं वो पढ़िए। पिछले वीडियो में हमने जो आपको चीज़ें बताई हैं उनको बहुत अच्छे से अध्ययन कीजिए, प्रीलिम्स के लिए भी प्लस मेंस के लिए भी वो काम आएगी। क्लास से जुड़िए हमारी, नोट्स वगैरह पढ़िए आप हमारे, जो आपको बताए हैं कि साहब क्यों अच्छे हैं, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग है, एज़ पर सिलेबस, और जो चीज़ों पर या जिन विषयों पर या जो प्रश्न गत वर्ष में आए हैं उनके बारे में स्पेसिफाइड करके स्पेशली उसमें दिया हुआ है। तो ये है। और यदि आप क्लास से जुड़ जाते हो तो बेस्ट है साहब जी, कि डेली कुछ नया आपको बताया जाता है, चाहे मेंस की आंसर राइटिंग हो, चाहे प्रीलिम्स का मेंस वाले बैचेज में हो, प्रीलिम्स को लेकर फैक्ट वगैरह हो, एनालिसिस, तो ये फ़ायदा काफ़ी आपको होने वाला है। पिछले बार की भी आपने हमारे कुछ वीडियो देखे होंगे तो लगभग उत्तर वही हैं, 1-2 उत्तर चेंज किए हैं। ठीक है साहब, 100 में से आपको मैंने पहले भी कहा था 97-98 उत्तर हमने सही बताया, आपको 2 क्वेश्चन हमारे गलत हो गए। ठीक है, आयोग है साहब, बहुत विद्वान लोग हैं, बहुत ज्ञानी लोग हैं, हम लोगों से बहुत ऊपर होते हैं वो। फिर भी ये है कि उससे एक अनुमान आपको मिला होगा। आगे के लिए प्रिपेयर करें अपने आप को, और बहुत हद तक मैं यही कहूँगा कि होपफुल रहें, निराश बिल्कुल नहीं होना। अगला आपका एग्ज़ाम आपके ठीक सामने है, उसमें गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। प्रीलिम्स भी देना है जिन विद्यार्थियों को, साथ ही साथ मेंस भी देना है। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे कि नहीं अब साहब मेंस तो नहीं देना है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं आओ, बिल्कुल तनाव में नहीं आओ। अब सामने जो प्रीलिम्स है उसको लेकर तैयारी करो। जो स्ट्रैटेजी हमने गत वीडियोज़ में बताई है उनको देखिए बहुत अच्छे से। स्टैंडर्ड बढ़ गया है, स्टैंडर्ड बढ़ाते हुए अपनी जो कंटेंट है उसकी क्वालिटी को बढ़ाइए। अपना नोट्स आपको बनाना पड़ेगा, टेक्निक्स जो हमने आपको बताई है, पढ़ने का तरीका बताया है, उनको फॉलो करिए साहब। क्योंकि अब जो नया पैटर्न आया है, ट्रेडिशनल वे में पढ़ोगे तो ना तो प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा और ना ही मेंस क्वालिफाई होने वाला है।
मेंस इससे भी ज़्यादा टफ होने वाला है, इस बात को क्लियर समझिए। कारण क्वेश्चन हो सकता है आपको मेंस का आसान लगे, लेकिन जब कॉपी चेक होगी तो इन मानदंडों को लेकर चेक होगी कॉपी। ये मानदंड काफ़ी ऊंचे हैं। जब उन्होंने प्रीलिम्स में इतने गहरे क्वेश्चन पूछे हैं तो निश्चित रूप से वो चाहेंगे कि आप मेंस का आंसर काफ़ी अच्छा लिखें। मेंस में एक और चेंज हुआ है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन तो बढ़े हैं, लेकिन जो टोटल वर्ड्स लिमिट थी वो पहले की अपेक्षा घटाई है। 1000 वर्डों से भी तक अंतर आ गया है। इसका मतलब ये कम की वर्ड लिमिट, तो यानी आपको क्वालिटेटिव उत्तर लिखने पड़ेंगे, गुणवत्ता परक लिखने पड़ेगा, हैंड राइटिंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा, अच्छी ड्राफ्टिंग लिखनी पड़ेगी, अच्छे कॉन्सेप्ट रखने पड़ेंगे, तभी आपको बेहतर नंबर मिलेंगे, अन्यथा नंबर नहीं मिलने वाले हैं। तो मेरा यही कहना है आपसे कि गंभीर हो जाइए, सारी बातों को भूल जाइए, कैसा क्या गया, अच्छा गया, बुरा गया, कैसा आया, इससे जो सीख मिली अब आगे की सुध लीजिए, आगे की तैयारी कीजिए। आशा करता हूँ आप सभी लोग इससे कुछ ना कुछ लाभान्वित हुए होंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इससे संबंधित कोई कमेंट हो या कोई चीज़ हो, कोई प्रश्न पूछना हो, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और आने वाले समय में MPPSC को लेकर, IAS को लेकर और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। जितना भी समय हम निकाल कर दे पाएंगे प्रयास करेंगे। बेस्ट यही है, आप एकेडमी से जुड़िए, आप हमसे जुड़िए, रोज़ाना संपर्क में रहिए, क्लास में एडमिशन लीजिए, यहाँ पर पढ़ाई कीजिए, यही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो बस यही मैं आपसे कहना चाहूँगा और मेरे ख्याल से लगभग सभी बिंदुओं पर मैंने चर्चा कर ली है।